गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि व्हाट वाज द पेक्युलरिटीज ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। तो वहाँ पे हम आपको लिखवाए थे कि देयर वेयर 4 पेक्युलरिटीज ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। फर्स्ट, दे लिव द कॉमन लाइफ कट अक्रॉस द रीजनल डिवीजन। सेकेंड था, दे यूज द फ्रेंच लैंग्वेज इन दियर डिप्लोमेसी एंड इन द सोसाइटी। थर्ड था, they had their own state in the village or towns. And last था कि they connected with each other through the tie marriage, है ना। तो ये 4 पॉइंट थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट वाज मिडिल क्लास। तो हम आपको लिखाए थे कि दिस क्लास वाज द new class of the society emerged in middle 18th century with the rising of industrialization। ठीक है, इसका जो था वो उत्पत्ति जो है वो मिडिल क्लास का उत्पत्ति जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हुआ था, है ना। मिडिल का इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हुआ था। और वहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, है ना, या शायद बताए होंगे कि इन विच कंट्री द इंडस्ट्रियलाइजेशन केम फर्स्ट। सबसे पहले उद्योगीकरण या फिर कहाँ हुआ या किस देश में आया, तो वहाँ पे आप इंग्लैंड लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन द फ्रांस एंड जर्मनी, है ना। पूछ सकता है एक नंबर में कि इंग्लैंड के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे आया था, तो वहाँ पे आप लिखेंगे फ्रांस और दूसरा लिखेंगे जर्मनी, है ना। और भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 20th सेंचुरी में आया था, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ मिडिल क्लास, है ना। तो वहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ द न्यू क्लास ऑफ द सोसाइटी इमर्ज विद द इंडस्ट्रियलाइजेशंस। औद्योगिकरण के साथ इसका जन्म हुआ, विच इंक्लूड द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर ETC, है ना। और तीसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि व्हाट इज़ द फीचर्स, व्हाट इज़ द पेक्युलरिटीज ऑफ मिडिल क्लास, या व्हाट वाज द पेक्युलरिटीज ऑफ द मिडिल क्लास। तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि देयर वेयर 3 पेक्युलरिटीज ऑफ द मिडिल क्लास। फर्स्ट लिखेंगे कि दे वेयर एजुकेटेड, एंड सेकेंड दे वेयर लिबरल्स, एंड थर्ड दे वेयर अगेंस्ट द बाय बर्थ प्रिविलेज, है ना। तो ये आसान सा आंसर आप लिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं है उसमें फिर, है ना। आसानी से आप इसे लिखेंगे, आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, है ना। यहाँ पे मतलब है क्या कि उदारवादी राष्ट्रवादी से आप क्या समझते हैं, या फिर उदारवाद राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। तो बोलता है आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। बोलता है कि 19th सेंचुरी में जो राष्ट्रवाद था वह जुड़ा हुआ था काफ़ी नज़दीकी से, किस से, लिबरलिज्म से, उदारवाद से। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति उदार होगा, ठीक है, तभी वो राष्ट्रवाद हो सकता है। जो व्यक्ति संकीर्ण होगा, कंजर्वेटिव होगा, वो कभी देश के बारे में नहीं सोच सकता है। जो व्यक्ति संकीर्ण होगा वो कभी समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। जो व्यक्ति कंजर्वेटिव होगा वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता है। इसलिए अगर आप लिबरल हैं तभी आप नेशनलिस्ट हो सकते हैं, राष्ट्रवादी हो सकते हैं। राष्ट्रवादी होने का मतलब ही है कि लिबरल होना। नहीं तो जो कंजर्वेटिव है, दे विल थिंक अबाउट दियर फैमिली मेम्बर्स, दे विल थिंक अबाउट दियर सन्स, दे विल थिंक अबाउट दियर प्राइवेट रिलेटिव्स और वन सेल्फ। वे अपने बारे में सोचेंगे। जो लिबरल्स है, दे विल थिंक अबाउट द कंट्री, दे विल थिंक अबाउट द सोसाइटी, दे विल थिंक अबाउट द नेबर्स, दे विल थिंक अबाउट द एनीबडी हु विल बी लिबरल्स। जो लिबरल्स होंगे वही सोचेंगे। जो उदार नहीं होंगे वो दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे कि दूसरा तरक्की करे, दूसरा अच्छा करे, दूसरा का
भला हो नहीं सोचेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि जो उदारवाद होगा वही राष्ट्रवादी होगा, और जो राष्ट्रवादी होगा वो उदारवादी होगा, है ना। तो जब तक आप उदार नहीं होंगे तब तक आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए बोल रहा है कि द वर्ड लिबरलिज्म इज क्लोजली कनेक्टेड, या फिर द वर्ड नेशनलिज्म इज क्लोजली कनेक्टेड किससे, ऑफ लिबरलिज्म, किससे कनेक्टेड है, उदारवाद से। आगे समझ में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। अब बोलता है कि जो लिबरलिज्म वर्ड है वो कहाँ से निकला हुआ है, फ्रॉम वेयर द वर्ड लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम, है ना, कहाँ से निकला हुआ है। तो लिखेंगे द वर्ड लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। आ रहा समझ में। और आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना, कि किसकी विशेषता है उदारवादी का, मिडिल क्लास का। आपको भी बताया ना कि व्हाट वाज द फैकल्टीज ऑफ द मिडिल क्लास। तो फर्स्ट आपको बताया कि दे वे आर एजुकेटेड, है ना। ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी विशेषता क्या थी उनकी, मिडिल क्लास की। तो दे वे आर एजुकेटेड, दे वे आर लिबरल्स, है ना, और दे वे आर अगेंस्ट द बाय बर्थ प्रिविलेज या बर्थ ऑन, या फिर आप लिख सकते हैं कि बाय बर्थ प्रिविलेज, है ना, बर्थ ऑन बेस्ड, है ना। तो ये चीज़, ये तीन चीज़ें जो हैं वह आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि अब यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन द सोशल लाइफ फॉर द मिडिल क्लास। ठीक है, जो मध्यम वर्ग थे उनका सामाजिक जीवन में उदारवाद का क्या मतलब था। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन सोशल लाइफ फॉर द मिडिल क्लास, है ना। तो वहाँ पे आप लिखेंगे, जो क्वेश्चन बनेगा हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि समाज में उदारवाद का मतलब मध्यम वर्ग के लिए यही था। वो क्या चाहते थे, फ्रीडम। वो क्या चाहते थे, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो। और दूसरा क्या चाहते थे, इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी को समानता हो। समझ में आया, ये 2 चीज़ वो चाहते थे। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछता है ना, कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन सोशल लाइफ या फिर सोशल एस्पेयर ऑफ द लाइफ फॉर द मिडिल क्लास, तो वहाँ पे आप 2 चीज़ लिखेंगे। क्या, कि दे वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, और दूसरा दे वांटेड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, है ना, सभी लोग कानून के सामने समानता चाहते थे। यही बात अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ में, तो सेम क्वेश्चन यही होगा। आप क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल लाइफ फॉर द मिडिल क्लास, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, और क्वेश्चन प्रश्न मेथड से या फिर क्वेश्चन मेथड से हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको चैप्टर समझने में परेशानी नहीं हो, और जिस पैराग्राफ में जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे लिखेंगे कि मिडिल क्लास, फॉर द मिडिल क्लास लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल लाइफ। फर्स्ट, फॉर द मिडिल क्लास मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल लाइफ वाज फ्लोइंग, निम्नलिखित है। पहला क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि दे इम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, है ना। वह जोर देते थे किस पर, कि सरकार का जो निर्माण होना चाहिए वो लोगों के सहमति से होना चाहिए। कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति। मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ सोच सकते हैं, है ना, कि सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा होना चाहिए। बात समझ में आया, है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि दे वांटेड abolition of the autocracy and clerical privilege, है ना।
दूसरा वो क्या चाहते थे, राजतंत्र का समापन चाहते थे। एंड जो पादरियों को, क्लेरिकल मतलब होता है पादरी वर्ग, उनको जो प्रतिष्ठा मिला हुआ था, जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, वो समाप्त करना चाहते थे। तो क्या, दे वांटेड ऑब्लिश ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज। ठीक है। तीसरा वे क्या चाहते थे, दे वांटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट क्या चाहते थे, दे वांटेड ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। चार चीज़ें चाहते थे। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल्स, पहला है ना। दूसरा वो क्या चाह रहे थे, दे वांटेड टू एंड ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज। तीसरा वो क्या चाहते थे, दे वांटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा क्या चाहते थे, दे वांटेड ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। आ रहा समझ में। और लास्ट वो एक चीज़ और चाहते थे, क्या चाहते थे, दे वांटेड राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। दे वांटेड राइट टू प्रॉपर्टी। वो चाहते थे कि संपत्ति का अधिकार उन्हें मिले, है ना। पहले क्या होता था कि थर्ड स्टेट वाले का जो संपत्ति था उसे राजा जो है वो कैप्चर कर लेता था, इतना टैक्स लाद देता था कि उसे संपत्ति विहीन कर देता था। तो ये चीज़ नेपोलियन भी लाया था अपने सुधार में, जो चीज़ अच्छा था, है ना। और वे यहाँ डिमांड करते हैं, है ना। और तीसरा जो है वो इस पैराग्राफ से बनेगा, बीच के पैराग्राफ को अब हम भी थोड़ा मिस कर रहे हैं, है ना। तीसरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ से बनेगा, सॉरी तीसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा, है ना। तो यह तीसरा क्वेश्चन हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद बीच में वैसा कुछ है नहीं, जो कुछ है इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे, है ना। तो तीसरा क्या है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर फॉर द मिडिल क्लास। स्फीयर मतलब होता है क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मध्यम वर्ग के लिए क्या मतलब था, है ना। तो वहाँ पे लिखेंगे कि द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर फॉर द मिडिल क्लास वाज फ्लोइंग। फर्स्ट क्या था कि दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना। वो क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स चाहते थे कि बाज़ार में कोई भी व्यक्ति जा करके अपनी सामान को बेच सके। आपको बताया था ना नेपोलियन का प्रोविजंस जो 1804 जिसमें सुधार वो लाया था, वो क्या किया था, एबॉलिश द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस ओवर द मार्केट, ओवर द टाउन। टाउन से शहर में जितने बाज़ार पर जितने लोकल लोगों का पकड़ था, जितने व्यापारियों का पकड़ था, वो बाहरी व्यापारियों को घुसने नहीं देते थे बाज़ार में। और नेपोलियन क्या बोला, खुली बाज़ार की नीति को अपनाया। बोला नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है। इससे क्या होगा कि लोगों को सस्ते सामान उपलब्ध हो जाएंगे, और जो सामान उस स्थान पर उत्पन्न नहीं होता है वो भी सामान वो प्राप्त कर पाएंगे। जैसे अभी क्या है, खुले बाज़ार की नीति है ना। वर्तमान में क्या है स्थिति, खुले बाज़ार की नीति है। जो सामान हमारे यहाँ नहीं उपजता है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। अगर ये खुले बाज़ार की नीति नहीं होती, अगर यहाँ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होता, लोकल व्यापारियों का कब्जा होता, पकड़ होता, तो शायद हम बाहरी सामानों को यूज नहीं कर पाते, और जो यहाँ पे उत्पन्न होता है हम वही प्राप्त कर पाते। समझ में आया। तो इससे क्या होता कि जो बाहरी व्यापारी हैं वो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते, या अपने सामानों को अच्छे तरीके से बेच नहीं पाते। इसलिए जो मिडिल क्लास थे वे खुले बाज़ार की नीति का समर्थन करते थे, और वे डिमांड किए कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने क्या मांगा, द ऑब्लिशन ऑफ अ स्टेट इम्पोज्ड, द ऑब्लिशन ऑफ अ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। वो बोलते थे कि लोगों के आवाजाही पर, या फिर सामानों के आवाजाही पर, या फिर कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है, कैपिटल मतलब ये पैसा भी होता है, पूंजी, है ना। तो वस्तुओं के आवाजाही पर और पूंजी के आवाजाही पे किसी भी तरीके का राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं हो। देयर वेयर नो रिस्ट्रिक्शंस ओवर द मूवमेंट एंड कैपिटल्स, है ना। देयर वेयर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्टेट ओवर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। नहीं चाहते थे वे। अगर राज्य हमें डिस्टर्ब करेगा कि तुम झारखंड का आदमी है, तुम बिहार में पैसा नहीं लगा सकता है, तो फिर हमारी आमदनी सीमित रह जाएगी, हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे, है ना। अगर
सरकार यह प्रतिबंध लगाए कि तुम झारखंड के लोग हो, तुम बिहार में अपना सामान नहीं बेच सकते हो, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बम्बई में दुकान नहीं खोल पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात समझ में आया? तो इसीलिए वो दो चीज़ मांग रहे थे, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मांग रहे थे और ऑब्लिशिंग ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। जो राज्य का प्रतिबंध है वस्तुओं की आवाजाही पर और पूंजी की आवाजाही पे, वो ख़त्म हो, वे नहीं चाहते थे, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ मार्केट, और दूसरा रिमूविंग द स्टेट रिस्ट्रिक्शंस ओवर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, है ना। ये चीज़ आप लिख सकते हो। दे वांटेड रिमूविंग द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ओवर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल्स, है ना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों मांग रहे थे, आगे की कठिनाई जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। अब चलते हैं इस पैराग्राफ पे। इस पैराग्राफ में आपको एक क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज़ सफरेज, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो सफरेज का मीनिंग ये होता है कि द मोमेंट फॉर द राइट टू वोट, इट इज़ कॉल्ड सफरेज, है ना। मतदान के लिए अधिकार का आंदोलन ही क्या है, सफरेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सफरेज, द राइट टू वोट, है ना। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, है ना। ये एक वर्ड में एक पूछेगा या कहीं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, MCQ टाइप का। तो वहाँ पे राइट मोमेंट फॉर राइट टू वोट, इट इज़ कॉल्ड द सफरेज, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी एक चीज़ और भी पूछता है ना, इस पैराग्राफ से। वो क्या पूछता है कि किस समय फ्रांस में सभी पुरुषों को, जो गरीब थे, जो अमीर थे, उन सभी को राइट टू वोट मिला हुआ था। ड्यूरिंग विच रूल ऑल द पीपल्स ऑफ द पीपल्स नहीं, ड्यूरिंग विच रूल ऑल मेन ऑफ द फ्रांस गॉट द राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव रिच और पुअर। तो वहाँ पे आंसर होगा जैकोबिन क्लब या जैकोबिन रूल। आ रहा समझ में, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि राइट टू वोट गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड, क्योंकि आप देखे होंगे फ्रांस में, देखे एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांट दिया गया था। आप देखेंगे 9th क्लास में, वहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन में लोगों को बांट दिया गया था। एक्टिव सिटीजन वो था जिन्हें जो 3 दिन के वेज को, 3 दिन की मजदूरी को एक बार में टैक्स के रूप में पे कर सके, उसी को राइट टू वोट दिया गया था, और जिसका उम्र 25 वर्ष हो। बाद में जब जैकोबिन क्लब का शासन आया तो पुरुषों का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया था, और सभी पुरुष को राइट टू वोट दिया गया था, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। लेकिन अगर महिलाओं के बारे में पूछेगा कि महिलाओं को राइट टू वोट कब प्राप्त हुआ था फ्रांस में, तो 1946 1 नंबर में पूछ सकता है कि व्हेन डिड वीमेंस गेट द राइट्स ऑफ वोट, है ना। तो वहाँ पे लिखेंगे 1946 इन फ्रांस, है ना, कंट्री भूलिएगा नहीं, है ना। फ्रांस में कब महिलाओं को राइट टू वोट मिला, तो 1946, बहुत आगे चल करके बाद में। बात समझ में आया। तो फ्रांस में जो है वो सभी पुरुषों को जिनका उम्र 21 वर्ष था और बिना गरीबी अमीरी को देखे हुए राइट टू वोट मिला था, वो जैकोबिन क्लब के समय मिला हुआ था, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वेन मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड, वो भी थोड़े समय के लिए ही, अंडर द जैकोबिन डिड ऑल द एडल्ट मेल इंजॉय सफरेज, है ना। थोड़े समय के लिए जैकोबिन के समय सभी पुरुषों को जो एडल्ट थे, एडल्ट एज 21 कर दिया था ये, है ना, तो वो उस समय प्राप्त किए थे राइट टू वोट। आगे चल करके फिर जब नेपोलियन आ जाता है तो वो फिर तो राजतंत्रीय था। नेपोलियन जो है वो कभी भी लोकतंत्र को पसंद नहीं करता था। अगर 1 नंबर में पूछेगा कि डिड नेपोलियन लाइक डेमोक्रेसी, एकदम नहीं, है ना। वहाँ पे एकदम सीधा आपको लिखना है कि नहीं। और दूसरा, वो महिलाओं को नागरिक समझता ही नहीं था, है ना। इसलिए वो कहता था कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन होना चाहिए। बात समझ में आया। यहाँ पे देखेंगे, है ना, नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिट सफरेज, है ना, एंड रिड्यूस वीमेंस टू द स्टेटस ऑफ माइनोर, है ना,
जो महिलाओं का था स्टेटस था उसके नज़र में, वो उसे कम कर दिया था और बोलता था कि ऑलवेज वीमेन शुड लिव अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, है ना। जब शादी नहीं हो तो फादर के अंदर उसे रहना चाहिए और जब शादी हो जाए तो हस्बैंड के अधीन रहना चाहिए, है ना। इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि महिलाओं को कोई भी अधिकार मिले, मतलब महिलाओं को वो नागरिक समझता ही नहीं था। बात समझ में आया। और आगे चल कर के यहाँ पूछता है वही कि 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी जो पुअर पर्सनस ऑफ द फ्रांस एंड वीमेंस, वही बोल रहा नॉन प्रॉपर्टी एंड वीमेंस ऑलवेज ऑर्गेनाइज द मोमेंट, ऑलवेज ऑर्गेनाइज द अपोजिशन मोमेंट। किस चीज़ की? डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। हमेशा वहाँ पे आंदोलन चलते रहा। पुरुषों को पहले मिल गया था लेकिन महिलाओं को अंततः जो सफलता मिला था वो 1946 में मिला हुआ था। 1946 में वीमेंस ऑफ द फ्रांस गॉट द राइट टू वोट। इट वाज ए लॉन्ग स्ट्रगल्स देन आफ्टर वुमेन्स गॉट द राइट टू वोट, है ना। आप सोच सकते हैं कि ये जो आंदोलन के समय में जब 14 जुलाई 1789 इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही वीमेंस स्टार्टेड मूवमेंट फॉर द राइट टू वोट एंड फाइनली दे गॉट द राइट टू वोट इन 1946, है ना। इट वाज द लॉन्ग स्ट्रगल्स फॉर द वीमेंस ऑफ द फ्रांस एंड इट वाज द beginning and the rest of the women of the rest of the world one by one got the right to vote, है ना। तो ये आप देखेंगे कि इसके बाद से हर देश में महिलाओं को राइट टू वोट दिया गया। भारत भी जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो लागू होने के साथ ही महिलाओं को राइट टू वोट दिया गया, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और आप इस चीज़ को कॉपी में लिखते चलेंगे। आप अगर मेरे सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिखते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत होगा आपको बोलते हैं कमेंट कीजिए। आप जितना भी व्यू आ रहा है, व्यू तो अच्छा आ रहा है लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भैया क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए, है ना। फिंगर को थोड़ा ऊपर ले जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जो 10th के स्टूडेंट हैं, ताकि आपको हर वीडियो अगर जाए तो आपको पता चल जाए, है ना। तो आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू सभी को। इस चीज़ को समझिए और ज़रूर से ज़रूर कुछ तो रिव्यू दीजिए, है ना। रिव्यू मिलने से एक मनोबल बढ़ता है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है और हमें क्या सुधार करना चाहिए, है ना। थैंक यू सभी को।